हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आपका बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में एक ही वीडियो में एक बुक का टोटल ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मिलने वाला है, यानी कि केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 10th का टोटल ऑब्जेक्टिव, यानी कि केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है उसके टोटल ऑब्जेक्टिव जो है आपको एक ही वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, तभी आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि यह जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं वह आपको VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% पूछते हैं तो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि डेली इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण, यहाँ पर क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण पहला चैप्टर है जिसमें दिया है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है संक्षारण, ऑप्शन बी में दिया है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी में दिया है पानी चढ़ाना और डी में दिया है विद्युत अपघटन। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन ए में दिया है श्वेत, बी में दिया है पीला, सी में दिया है हरा, डी में दिया है काला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। क्या होता है, श्वेत होता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है। तो जस्ता क्या होता है, जिंक होता है जी। जस्ता क्या होता है, जिंक होता है। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से रिएक्शन करता है तो बनाता है जिंक क्लोराइड और क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है। ठीक है, जिंक क्लोराइड और H2 गैस बनता है, यानी कि इसका ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी। कौन सा गैस बनता है जी, हाइड्रोजन गैस बनता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है जल का उबलना, बी में दिया है मोम का पिघलना, सी में दिया है पेट्रोल का जलना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन का मतलब होता है कोई पदार्थ जलता है और उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा पेट्रोल का जलना। ऑप्शन सी पेट्रोल का जलना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है साग सब्जियों को विघटित कर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी में दिया है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी में दिया है उभयगामी, ऑप्शन डी में दिया है प्रतिस्थापन। तो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी 5 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। 6 में दिया निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है। तो जी लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस। PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट का रिएक्शन होता है। जब इसको हीट करते हैं तो PbO बनाता है, NO2 बनाता है और O2 बनाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2, यानी NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2। तो इसमें क्या है जी, देखिए NO2 प्लस O2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, NO2 प्लस O2 और PbO नहीं दिया है। 7 में दिया है निम्न में से कौन सही है। 7 में दिया है निम्न में से कौन सही है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा फार्मूला सही है। तो ऑप्शन ए में दिया है Na2CO3 5H2O, ऑप्शन बी में दिया है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी में दिया है Na2CO3 7H2O और Na2CO3 2H2O। तो Na2CO3 5H2O ये सही है, क्योंकि यह जो फार्मूला है आपको धोवन सोडा का फार्मूला है। क्लियर।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O बोला है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन, तो अपघटन का मतलब क्या होता है जी? अपघटन की अभिक्रिया का मतलब होता है एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करता है, उसको हम अपघटन कहते हैं, डेकम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर अपघटन नहीं हुआ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में भी नहीं हुआ है, ऑप्शन सी में आपको अपघटन अभिक्रिया है। KClO3 को जब हीट करते हैं तो KCl प्लस O2 बनाता है, यानी कि एक अभिक्रिया एक पदार्थ को गर्म करते हैं दो या दो से अधिक बनाता है, इसका नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। इसलिए 8 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 में दिया है कि Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। Fe2O3 प्लस Al एरो Al2O3 प्लस Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन ए में दिया है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में दिया है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी में दिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि Fe जो है Al के पास चला गया और Al जो है Fe के पास चला गया है। 10 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है लौह चूर्ण, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि लौह चूर्ण पर, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण यानी कि लोहा पर आपको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो बना देता है आपका फेरस क्लोराइड प्लस H2 गैस, फेरस क्लोराइड प्लस H2 गैस। तो क्या बनाता है, आयरन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। 10 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। 10 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। चलिए 11 में दिया है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है उपचयन, ऑप्शन बी में दिया है संयोजन, ऑप्शन सी में दिया है अपचयन, ऑप्शन डी में दिया है ऊष्माशोषी। तो शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 में क्या दिया है, 12 में दिया है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर CuO में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो वियोग और संयोग दोनों हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है और हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, किससे, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या है, वियोग हो रहा है, इसलिए नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सहसंयोजी, ऑप्शन बी में दिया है वैद्युत संयोजी, ऑप्शन सी में दिया है कार्बनिक, ऑप्शन डी में क्यों नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, आपको वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ये क्या बनता है, यौगिक बनते हैं, इसलिए इसको वैद्युत संयोजी भी कह सकते हैं या आयनिक यौगिक भी कह सकते हैं। चलिए 14 में चलते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जब ऑक्सीजन संयोग करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन बी में दिया है कॉपर का अवकरण हो रहा है, ऑप्शन सी में दिया है कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है और डी में दिया है ए और बी दोनों। क्योंकि कॉपर जो ऑक्सीजन से संयोग करता है इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि 14 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। 15 में दिया है, 15 में निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 एरो HCl, यानी कि H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको ऑप्शन ए में दिया है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में दिया है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी में दिया है एक विस्थापन अभिक्रिया। तो चूंकि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, दो या दो से पदार्थ संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसलिए 15 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। 15 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी, एक संयोजन अभिक्रिया। चलिए
16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का लेन देन होता है, यानी कि लेन देन होता है। तो यह और ए आपका नहीं है, बी भी नहीं है, आपका सी है, क्योंकि AgCl बनाता है और Na NH3 पास अलग करती है। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए 70 में दिया है निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। 70 में दिया है निम्नलिखित में कौन जो है आपको विस्थापन अभिक्रिया है पता करना है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ को निर्माण करता है। तो एक पदार्थ टूटकर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर दो पदार्थ का निर्माण किया हुआ है। 18 में दिया है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया है विलेय, ऑप्शन बी में दिया है अविलेय, सी में दिया है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अविलेय प्राप्त होता है, यानी 18 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। चलिए अन्य से क्वेश्चन करते हैं। 90 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है CaCO3 + CaO + CO2, KClO3 + KCl + O2, H2Cl2 + HCl, मानव शरीर में भोजन का पचना। तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, एक पदार्थ टूटता है, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है, निर्माण करता है। तो अपघटन अभिक्रिया क्या है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, चूँकि पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन बनता है, यानी कि एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ का निर्माण किया है, इसलिए ऑनेस्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। 20 में चलते हैं। 20 में निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। तो आपको बताना कि कौन सा अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है CaCO3 एरो CaO + CO2, ऑप्शन बी दिया है H2Cl2 2HCl, ऑप्शन सी में दिया है CaO + 2HCl CaCl2 + H2O। तो आपको इसका बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी, क्योंकि ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, और विद्युत ऋणात्मक तत्वों का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो इसलिए आपका हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जो क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए अब आगे हम आपको दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण, दूसरा चैप्टर अब क्या आ गया, एसिड बेस एंड साल्ट। चैप्टर में दूसरा चैप्टर में देखते हैं कौन कौन से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन ए में दिया है कवक, ऑप्शन बी में दिया है लीचेन, ऑप्शन सी में दिया है जिम्नोस्पर्म, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस पेपर जो होता है आपको लीचेन नामक पदार्थ निकलता है, इसलिए एक का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। किस पदार्थ से निकलता है, तो लीचेन नामक पदार्थ से क्या करता है, निकलता है। सेकंड में दिया है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्वेश्चन सेकंड में दिया है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए में दिया है हल्दी, ऑप्शन बी में दिया है मिथाइल ऑनरेज, सी में दिया है फिनेप्थलीन, और डी में दिया है मूली। तो आपको मूली का उपयोग जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि 2 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। ए में दिया है वैनिला, बी में दिया है प्याज, सी में दिया है शकरकंद, डी में दिया है लौंग का तेल। तो आपको इसमें कौन सा सूचक जो है गंधीय सूचक नहीं है, तो आपका हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन ए में दिया है HCl, बी में दिया है H3PO4, सी में दिया है HNO3, और डी में दिया है आपको H2SO4। तो द्विक्षारकीय अम्ल इसमें क्या है, आपको
H3PO4 है, फास्फोरिक अम्ल है H3PO4। चलिए 5 में दिया है क्वेश्चन कि पोटास अम्ल होते हैं। पोटास अम्ल क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है साधारण नमक, ऑप्शन बी में दिया है मिश्रित लवण, ऑप्शन सी में दिया है एक अम्लीय लवण और ऑप्शन डी में दिया है एक द्विक लवण। यानी कि पोटास अम्ल जो होता है एक द्विक अम्ल होता है, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, इसलिए पोटास हो जाता है, एक द्विक लवण होता है। यानी कि 5 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी, एक द्विक लवण। सी में दिया है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ए माइनस ए बॉन्ड सी डबल ओ समूह रखते हैं। तो ए क्या होते हैं? कम आयनित होते हैं, यानी हो जाएगा 6 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सी। ये क्या होते हैं? ए कम आयनित होते हैं, यानी 6 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सी, ए कम आयनित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? प्रबल लवण, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? ऑप्शन ए में दिया है NaCl, ऑप्शन बी में दिया है CaCl2, ऑप्शन सी में दिया है BaCl2, ऑप्शन डी में दिया है LiCl। इसमें आपका प्रबल लवण जो है बेरियम सल्फेट है, यानी कि 7 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सी, बेरियम सल्फेट। 8 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो इसका ऑप्शन में हो जाएगा सी, एसिटिक अम्ल। लाइन में दिया है एक विलयन किस नीले जिस्म को लाल में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का पीएच मान क्या होगा? दिया है कि एक विलयन किसी नीले टिश्यू पत्र को, यदि नीले टिश्यू पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है, तो वह क्या होगा? वह क्या हो सकता है? अम्ल जो है नीले टिश्यू पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल नीले टिश्यू पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, यानी कि इसका ऑप्शन में हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि अम्ल नीले टिश्यू पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है, इसलिए इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 10 में दिया है जल के अम्लीय और क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जल के अम्लीय और क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो जल के अम्लीय का मतलब क्या होता है? जल के अम्लीय का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। जल के अम्लीय मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। और क्षारकीय मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो दोनों क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों। 11 में दिया है निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से क्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन बी में दिया है मैग्नीशियम कैल्शियम, ऑप्शन सी में दिया है सोडियम कॉपर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है आपको धातु ठंडे जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में किस विलयन का प्रयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी में दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको किसका यूज किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। चलिए 13 में क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूल्हा है? ऑप्शन ए में दिया है CaO, ऑप्शन बी में दिया है CaOH2, ऑप्शन सी में दिया है CaCO3 और डी में दिया है CO। तो बुझा हुआ चूल्हा का मतलब क्या होता है? पानी के साथ मिल जाना। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा? 13 ऑप्शन में जाएगा बी। बुझा हुआ चूल्हा का मतलब क्या होता है? आपको पानी के साथ मिल जाना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन pH मान है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या है? तो इसका लवण जो है आपको क्या होता है? क्षारकीय होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। 15 में दिया एसिटिक अम्ल IPAC का नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IPAC नाम क्या है? तो आपका होता है एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। 16 में दिया है
निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिट्मस पत्र को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिट्मस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। तो अम्ल जो है लाल लिट्मस पत्र को अम्ल जो है नीले लिट्मस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। और यहाँ पर जो दिया है कि लाल लिट्मस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि वो क्या होगा? क्षारक होगा। और क्षारक में क्या होता है? OH आयन होता है। क्षारक में क्या होता है? OH आयन होता है। 17 में दिया है कि कोई विलयन नीले पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान क्या होगा? कोई विलयन नीले पत्र को क्या करता है? लाल करता है। तो नीले पत्र को क्या करता है? लाल करता है, तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। और अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। यानी ऑप्शन ए में दिया है आपका 5, जो 7 से कम दिख रहा है। 18 में दिया है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका मतलब कहा गया ऑक्जेलिक अम्ल किससे पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है संतरा, ऑप्शन बी में दिया है टमाटर, ऑप्शन सी में दिया है सिरका, ऑप्शन डी में दिया है इमली। तो आपको ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। सिरका, ठीक है, और सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में आपका क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। अन्य में दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कॉपर सल्फेट 2H2O, कॉपर सल्फेट हाफ H2O, सोडियम कार्बन डेकाहाइड्रेट, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। 20 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो किस रंग का होता है? ऑप्शन ए में दिया है लाल, ऑप्शन बी में दिया है नीला, ऑप्शन सी में दिया है बैंगनी, ऑप्शन डी में दिया है काला। तो विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तो यह किस रंग का होता है? आपको बैंगनी रंग का होता है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर देगा सी। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी आपका धातु और अधातु का ही चैप्टर का है। पहला क्वेश्चन दिया है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक धातु मिश्र धातु है जिसमें एक हमेशा रहता है। तो अमलगम क्या होता है? तो पारा होता है। अगर किसी धातु के साथ अगर एक पारा हो तो उसको क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी में है गोल्ड, ऑप्शन सी में है जिंक, ऑप्शन डी में है पोटेशियम। तो आपका सोना जो है, गोल्ड जो है, सोना आपको ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, इसलिए उसका संचारण नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन ए में दिया है कॉपर, ऑप्शन बी में दिया है सिल्वर, ऑप्शन सी में दिया है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी में दिया है आपका फेरस। तो सबसे अधिक उत्तम सुचालक जो है आपका सिल्वर होता है। क्या होता है? चांदी होता है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉक्साइट में से निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ए में दिया है लोहा, बी में दिया है कैल्शियम, सी में दिया है सोडियम, डी में दिया एल्युमिनियम। यानी कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है आपको एल्युमिनियम धातु क्या है? अयस्क है। यानी कि 4 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी। क्लियर? चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? ए में दिया है फेरस, बी में दिया है कॉपर, सी में दिया है निकेल, डी में दिया है स्टीबियम। तो स्टीबियम को एंटीमनी कहते हैं। ये आपका क्या है? उपधातु है, मेटलॉइड्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोने की माप कितने में किया जाता है? ए में दिया है 22 कैरेट, बी में दिया है 24 कैरेट, सी में दिया है 20 कैरेट, और डी में दिया है 12 कैरेट। तो शुद्ध सोना जो है आपको 24 कैरेट का होता है। 7 में दिया है कि पीतल है। पीतल क्या है? पीतल क्या है? ए में दिया है धातु, बी में दिया है अधातु,
सी में दिया है मिश्र धातु, डी में दिया है उपधातु। तो पीतल जो है आपका क्या होता है, मिश्र धातु है, जो दो धातुओं से मिलकर बना होता है। 8 नंबर क्वेश्चन 8 में कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में है लिथियम, बी में है कैल्शियम, सी में है कॉपर, डी में है आयरन। तो निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, आपको लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम पोटेशियम को भी चाकू से लिथियम पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है आपका लिथियम है। 9 नंबर निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। ए में दिया है CH4, बी में दिया है CO2, सी में दिया है CaCl2, डी में दिया है NH3। चूँकि यहाँ पर CaCO2 है, CaCl2 जो है आपका क्या है आयनिक यौगिक है। चूँकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी -2, चूँकि यह इसमें +2 कैल्शियम पर +2 है और क्लोरीन पर -21 है। क्लियर, इसलिए आयनिक है। 9 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी। 10 में चलते हैं। 10 में दिया निम्न में से कौन अधातु है। ए में दिया है फेरस, बी में दिया है कार्बन, सी में दिया है एल्युमिनियम, डी में दिया है EU। तो कौन अधातु है, तो आपका कार्बन जो है क्या होता है, अधातु होता है। क्वेश्चन में 11 में दिया है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु ए अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सी में दिया है साधारण ताप पर जल से क्रिया करते हैं, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु होते हैं वह अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी कि 11 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। 11 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु होते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु होते हैं धन आयन, बी में दिया है ऋण आयन, सी में दिया है उदासीन, डी में दिया है सहसंयोजक बंधन। धातु के परमाणु में सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। यानी कि 12 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या होते हैं, धन आयन, ऋण आयन, उदासीन आयन, सहसंयोजक बंधन, यानी सहसंयोजक बंधन इसमें पाया जाता है। 13 में दिया धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। ए में दिया है अम्लीय, बी में दिया है क्षारीय, सी में दिया है उभयधर्मी, डी में दिया है उदासीन। तो धातु के ऑक्साइड जो है क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और वहीं अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन में 14 में दिया है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो क्या है। ए में दिया है हाथ से चुनने की विधि, बी में दिया है गुरुत्वीकरण विधि, सी में दिया है फैन प्रवाह विधि, डी में दिया है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चूँकि चुंबकीय अशुद्धि को दूर किया जाता है तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। 15 में दिया है सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। ए में दिया है हाथ से चुनकर, बी में दिया है निछालन द्वारा, सी में दिया है फैन पलवन द्वारा, डी में दिया है आपको निस्तापन द्वारा। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस चीज़ से किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है फैन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। 16 में है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ए में दिया है मैग्नीशियम, बी में दिया है जर्मन सिल्वर, सी में दिया है पीतल, डी में दिया है कांसा। तो किसमें आपको एल्युमिनियम पाया जाता है, ये 4 ऑप्शन बताया सिस्टम है कि निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ए में दिया है मैग्नीशियम, बी में दिया है जर्मन सिल्वर, सी में दिया है पीतल, डी में दिया है कांसा। तो मैग्नीशियम जो है आपको, मैग्नीशियम में जो है आपको एल्युमिनियम पाया जाता है। 17 में है 17 क्वेश्चन में कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। ए में दिया है कॉपर ग्लास, बी में दिया है कॉपर पायराइट, सी में दिया है क्यूपराइट और डी में इनमें से कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा कॉपर ग्लास। 17 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 17 में क्वेश्चन दिया है कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो किसी अधातु के बाह्यतम शेल में क्या होती है, आपको अधातु के बाह्यतम शेल में 3 से ज़्यादा होता है, तो 4, 5, 6, 7, 8 होते हैं। ठीक है, 17 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 4, सी हो जाएगा। 18 में है, 18 में दिया है कि साधारण संगंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है।
सो साधारण गंधक जो है आपको किस रूप में पाया जाता है, S8 के रूप में पाया जाता है। अन्य में दिया है फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र जो है P4 होता है। 20 में दिया है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुल जाता है। ऑप्शन ए में दिया है अम्लराज, बी में दिया है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी में दिया है शांत नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से कोई नहीं। तो सोना जो है आपको अम्लराज में घुल जाता है। किस में घुल जाता है, अम्लराज में घुल जाता है। 21 में है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए में दिया है ब्रोमीन, बी में दिया है पारा, सी में दिया है तांबा, डी में एल्युमिनियम। तो कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन जो है आपको कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है। वहीं अगर आपको धातु पूछता तो क्या होता, पारा हो जाता। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सोल्डर कहते हैं, जिसका उपयोग जो है विद्युत तारों को सोल्डिंग के लिए किया जाता है। 23 में है निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए में दिया है, यहाँ पर दी दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है कॉपर, बी में दिया है मरकरी, सी में दिया है एजी और डी में दिया है ऑरम। तो कौन अधिक क्रियाशील है, इनमें कौन अधिक क्रियाशील है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी देखना पड़ेगा, जिसमें सबसे ऊपर क्या आता है, कॉपर आता है, तब आता है मरकरी आता है, तो सिल्वर आता है, सोना आता है। निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है, तो आपको सक्रियता श्रेणी से ये याद करना पड़ेगा कि होता है। तो क्लियर है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो आपको पता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्या होता है, ऊपर कॉपर होता है, उसके बाद से सिल्वर, मरकरी और सोना होता है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है। निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है। ऑप्शन ए में दिया है लाल फास्फोरस, बी में दिया है श्वेत फास्फोरस, सी में दिया है साधारण गंधक और डी में दिया है प्लास्टिक गंधक। तो निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है, अत्यधिक जल्दी कौन जलता है, तो आपका लाल फास्फोरस होगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाल फास्फोरस। 11 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है, तो लाल फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु क्या बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु क्या बनाया जाता है। ए में दिया है एनोड, बी में दिया है कैथोड, सी में दिया है अपघट्य, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्ध धातु को क्या बनता है, अशुद्ध धातु क्या बनता है, कैथोड बनता है। और शुद्ध धातु का कैथोड और अशुद्ध धातु क्या बनता है, एनोड बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अशुद्ध धातु क्या बनता है, एनोड बनता है, अशुद्ध धातु क्या बनता है, कैथोड बनता है। 3 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन होता है, सक्रियता श्रेणी में कौन होता है ऊपर, सबसे पहला होता है सोडियम, पहले पोटेशियम तब सोडियम, यानी कि पोटेशियम हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन में हो जाएगा डी, पहले पोटेशियम होता है तब सी होता है। 4 में है वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है, तो आपका साधारण गंधक मिलाया जाता है, सल्फर के साथ मिलाया जाता है उसी गुणवत्ता को जांच करने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 6 में है कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो कमरे के ताप पर मरकरी धातु जो है आपको द्रव अवस्था में पाई जाती है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करने के लिए किस अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन ए में है क्रायोलाइट, बी में दिया है बॉक्साइट, सी में दिया है कोरंडम, डी में दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो किसका यूज किया जाता है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपको एल्यूमिना कोरंडम का यूज किया जाता है। एल्यूमिना कोरंडम Al2O3 का यूज किया जाता है। 8 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है, तो धातुमल कहलाता है। क्या कहलाता है, धातुमल कहलाता है। 9 में दिया किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुति तत्व की क्या कहलाती है। किसी तत्व के गुणधर्म का
दो या दो से अधिक विभिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है जी? अपरूपता कहलाती है। यानी कि ऑप्शन 9 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। धातु की प्रकृति क्या होती है? धनायन होता है, पॉजिटिव होता है। 11 में दिया है लोहा इस्पात की जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली चरस बनाई जाती है? लोहा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस प्रकार की धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो क्या चढ़ाई जाती है? जिंक चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? जिंक चढ़ाया जाता है। 12 में दिया है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए में है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी में दिया है जिप्सम, ऑप्शन सी में दिया है चूना पत्थर, डी में दिया है कच्चा चूना। तो किसको? जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। 13 में दिया है अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक्टिविटी से धातु की सक्रियता श्रेणी को याद कर लें। इसको धातु की सक्रियता श्रेणी को याद कर लें, यानी कि इसमें कौन सही होगा? तो आपको 13 का ऑप्शन मिल जाएगा सी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। क्लियर। एक वारेजिया यानी कि रायल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और HNO3 और HNO3 का किस अनुपात में होता है? किसका? HCl और रेशियो HNO3। सांद्र नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में रहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 3:2, ऑप्शन बी में दिया है 2:3, ऑप्शन सी में दिया है 3:1 और ऑप्शन डी में दिया है 1:3। तो किस अनुपात में रहते हैं? 3:1 में होते हैं। 14 का ऑप्शन में क्या रहेगा? सी। इसी को उल्टा भी पूछ सकता है, इसी को अपोजिट भी पूछ सकता है। अपोजिट जब पूछेगा सबसे पहले कहेगा नाइट्रिक अम्ल, तो आप वहाँ पर 1 मानेंगे, और बाद में कहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। क्लियर। चलिए 15 पर है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। ए में दिया है चमकदार, बी में दिया है खुरदुरा, सी में दिया है काला, डी में से कोई नहीं। तो शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है? चमकीला होती है। 15 का ऑप्शन नंबर ए। 16 में दिया धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु को पतले रूप में खींचने की क्षमता क्या कहते हैं? ए में दिया आघातवर्धना, बी में दिया है तन्यता, सी में दिया लचीलापन, डी में से कोई नहीं। तो क्या होती है? तन्यता होती है, डक्टिलिटी होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? ए में दिया है तन्यता, बी में दिया है आघातवर्धता, सी में दिया है दोनों, डी में से कोई नहीं। तो तन्यता आघातवर्धता दोनों आपको गुण होना चाहिए, तभी आप उसको खींच भी सकते हैं और पतली तार दे भी सकते हैं। ठीक है। यानी कि आघात करने पर भी बढ़ सकता है, तो यानी कि इसका एक्यूरेट ऑप्शन अगर माना जाए तो एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा बी, आघातवर्धता। 17 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, आघातवर्धता। 18 में दिया है जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ देती है उन्हें क्या कहते हैं? ए में दिया है तन्यता, बी में दिया है ध्वनिक, सी में दिया आघातवर्धता, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ध्वनिक, सोनरस। अन्य से दिया सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? ए में दिया है चांदी, बी में दिया है तांबा, सी में दिया है एल्युमिनियम, डी में दिया है सोना। तो सबसे अधिक तन्य धातु क्या है? सोना है। 19 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 20 में क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन अधातु होते भी चमकीला होता है? ऑप्शन ए में दिया है कार्बन, बी में दिया है ब्रोमीन, सी में दिया है आयोडीन, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो कौन अधिक चमकीला होता है अधातु होते भी? तो आयोडीन होता है। 20 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सी। 21 में दिया है, 21 में दिया कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ए में दिया है लिथियम, बी में दिया है हीरा, सी में दिया है सोडियम, डी में दिया है पोटेशियम। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इसमें कौन है? तो हीरा होता है। क्या होता है जी? हीरा होता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी। 22 में दिया एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत पड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए में दिया एथोडीकरण, बी में दिया कैथोडीकरण, सी में दिया दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जाने को उसको एनोडीकरण कहते हैं। यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए, एनोडीकरण या एथोडीकरण। क्लियर।
चलिए अब आ गया आपका कार्बन और इसको यौगिक यानी कि 4th नंबर चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चूँकि जितना भी क्वेश्चन है यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% पूछता है तो पूछेगा ही, ठीक है। तो अगर आप तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि डेली इसी तरह का आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का हमेशा मिलता रहे और आगे भी आपको 11th 12th और भी हमेशा में मिलता रहेगा। तो चलिए आज का हमारा फिर से अगला है कार्बन या उसके यौगिक। तो इसमें दिया है कि एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो इसके लिए आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। एथेन जो है आपका क्या होता है देख लेंगे। एथेन का सूत्र है C2H6। क्या होता है? C2H6 होता है, C2H6 होता है। यहाँ पर भी H है, 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 यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। क्लियर? देखेंगे इसमें किसमें कितने सहसंयोजक आबंध आए हैं। तो यहाँ पर पहला बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितने आ गए? 7 बॉन्ड पाए जा रहे हैं इसमें, इसलिए कहेंगे इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध हो गए? 7। दो में दिया है ब्यूटेनोन चतुर्विद यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? ए में दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी में दिया है एल्डिहाइड, सी में दिया है कीटोन। तो आपको कीटोन में ही जाकर क्या होता है? ऊन लगता है, यानी क्या दो का ऑप्शन में हो जाएगा सी कीटोन। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि खाना बनाते समय, 3 में क्वेश्चन में है यदि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? 3 में दिया है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कि ऑप्शन ए में दिया है भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ऑप्शन बी में दिया है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी में दिया है ईंधन आर्द्र है, डी में दिया है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो भोजन पूरी तरह से पक नहीं रहा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। 3 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी। 4 में दिया है, 4 में क्वेश्चन दिया है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? ए में दिया है मीथेन, बी में दिया है इथेन, सी में दिया है प्रोपेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आपको मीथेन होता है। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी मीथेन जो है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है? ए में दिया है आयनिक यौगिक, बी में दिया है हाइड्रोकार्बन, सी में दिया है हेलोजन, डी में दिया है अम्लराज। तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी कि 5 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी, हाइड्रोकार्बन बनाता है। 6 में है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? ए में दिया है 0.0%, बी में दिया है 0.05%, सी में दिया 0.03% और डी में दिया 0.02%। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो आप याद कर लें 0.03%। 7 में है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ए में दिया है H2SO7, H2SO4, H2S2O3, H2H2O8। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है, क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है R बॉन्ड COOH, R बॉन्ड COOH, यानी कि हो जाएगा बॉन्ड COOH, यानी क्या 8 का नंबर उसमें हो जाएगा B COOH। 9 में दिया है इथोलिन नहीं इथेलिन, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें कितने सिग्मा कितने में पाई? 2 सिग्मा 2 पाई, 2 इलेक्ट्रोबैंड आबंध, ठीक है। तो इथिलीन में आपको बताना है कि क्या होगा। जैसे सी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सी है। क्लियर? कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध है, तो आपको एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, और वहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा? आपको ट्रिपल बॉन्ड जब होगा तो 2 सिग्मा 1 पाई,
और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, यानी कि 9 के ऑप्शन में ए हो जाएगा, एक सिग्मा और एक पाई। 10 में दिया है कि क्वेश्चन में 10 में दिया है कि ईथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं। ईथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं, तो ईथेन का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, C2H6 होता है, C2H6 होता है, मेथेन एथेन। तो C2H6, तो गिन लेंगे कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, इसलिए कितने कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 11 में दिया है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है। ए में दिया है अल्काइन, बी में दिया है एल्कीन, सी में दिया है एल्केन, डी में दिया है प्रोपाइल। तो CnH2n+2 आपको किसका सूत्र है, एल्केन का होता है, किसका होता है, एल्केन का। और एल्कीन का कितना होता है, CnH2n का एल्कीन होता है, ठीक है। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। क्लियर, ये आपका एल्काइन का होता है। 12 में दिया है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया है कॉपर सल्फेट 7H2O, बी में दिया है कॉपर सल्फेट 5H2O, सी में दिया है कॉपर सल्फेट 4H2O और डी में दिया है कॉपर सल्फेट 10H2O। तो होता है कॉपर सल्फेट 5H2O। 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 13 में दिया है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं, तो नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड होता है जी, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कितना बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंधन कितने हो जाएंगे, 3 होंगे। 13 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। 14 में दिया है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। 15 में दिया है, 15 में दिया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र आप याद कर लेंगे, C12H22O11 होता है, ये आपका चीनी का होता है, C22H22O11। 16 में दिया है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। 17 में दिया है, 17 में दिया है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है R बॉन्ड CO द्वारा। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किसको, R बॉन्ड CO द्वारा, R बॉन्ड CO द्वारा, यानी हो जाएगा 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 18 में दिया है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। अन्य में दिया निम्नलिखित में कौन सा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो आप जानते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है बेंजीन से शुरू होता है और बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, यानी कि हो जाएगा अन्य का ऑप्शन में सी, C6H6। 20 में दिया है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध, तो 3 अबंध किसमें होते हैं जी, एल्केन एल्किन एल्काइन, अल्काइन में होते हैं, यानी कि फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। CnH2n-2 किस में सूट कर रहा है, तो CnH2n-2 किस में सूट कर रहा है, तो आपका C3H4 में सूट कर रहा है, C3H4, क्योंकि यहाँ पर क्या है CnH2n C3, तो 3H2n 8 में से 2 CnH2n-2, तो Cn का मतलब 3 और H2n, तो 3 2 6, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 21 में दिया है निम्न में से कौन युग्म समवायी है। निम्न में से कौन युग्म समवायी है, तो समवायी में क्या होता है कि समवायी में फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका अणुसूत्र क्या होता है, सेम होता है, अणुसूत्र उनका सेम होता है और नाम अलग अलग होते हैं। तो देखना है कि इसमें कौन जो है समवायी है। तो यहाँ पर देखते हैं C2H5OH और CH3OCH3, यानी कि इसमें भी C2H5OH को देखते हैं, तो इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है और एक यहाँ पर है 6 है। तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, इसमें भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 आ रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 है, यानी कि अणुसूत्र सेम होता है और नाम अलग अलग होता है, यानी कि 21 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। 22 में दिया है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो एथेनॉल आपको पता है कि C2H5OH होता है, फार्मूला होता है C2H5OH, यानी कि इसका क्या आ जाएगा OH,
तो क्या हो जाएगा बॉन्ड OH 22 का ऑप्शन नंबर ए। 23 में दिया है निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन ए में दिया है CH4, बी में दिया है NaCl, सी में दिया है CaCl2 और डी में दिया है Na2। चूँकि सब क्या है आयनिक यौगिक है और CH4 जो है आपको सहसंयोजी यौगिक है। 24 में दिया है बॉन्ड C OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो बॉन्ड COOH को क्या कहते हैं। ए में दिया है कीटोन, बी में दिया है एल्डिहाइड, सी में दिया है अम्ल, डी में दिया है ईथर। तो क्या कहते हैं, तो क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, आपको अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी 24 क्वेश्चन में क्या देगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए में दिया है कीटोन, बी में दिया है एल्डिहाइड, सी में दिया है एल्कोहल, डी में दिया है कोई नहीं। तो CHO को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन को कीटोन का आता है R-CO होता है। क्या होता है, R-CO होता है। एल्डिहाइड का R-CHO हो गया और एल्कोहल का R-OH होता है। क्लियर। तो ये रहा आपका कार्बन और यौगिक का टोटल क्या आपका VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अभी भी वीडियो लाइक जरूर लगाओ, तो लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। इसी तरह आपको वीडियो का VBI ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबका ऑब्जेक्टिव एक एक करके, सभी सब्जेक्ट का एक एक करके आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो जरूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक्स माई वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर में केमिस्ट्री का जो आपका 5वां चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। 5 नंबर चैप्टर है। इसमें देखेंगे विज्ञान साइंस केमिस्ट्री तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य कौन है, क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, हाइड्रोजन है कि हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि क्लोरीन है। तो आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में क्या होता है, आपको अक्रिय गैस होता है, यानी कि 2 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी हीलियम। क्या आ जाएगा, बी हीलियम। थर्ड नंबर में है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। तो मीथेन में हमने बताया कि मीथेन का फार्मूला आता है CH4। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन हैं, 1 2 3 4। कितना हो गया, 4, यानी कि का ऑप्शन नंबर बी 4 होते हैं। चौथा में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, आपको परमाणु संख्या है। क्या है, परमाणु संख्या, यानी कि जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो आपका क्या है, आंसर इसका है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। NH3 में नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। नाइट्रोजन का एटम 1 है, हाइड्रोजन का कितना है, 3 है। इसमें हो जाएगा 1 एटम 3, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। 5 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। 6 में है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया है 23, बी में दिया है 26, सी में दिया है 25, डी में दिया है 24। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, आपको 26 होती है। कितनी होती है जी, 26 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या, समूह की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में दिया है 9, बी में दिया है 18, सी में दिया है 11 और डी में दिया है 10। तो कितनी है, आपको 18 होता है, यानी कि 7 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी 18 होता है। 8 में दिया है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, ओजोन का फार्मूला क्या होता है, 3 होता है, वो 3 होता है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है 3 होंगे, यानी कि 8 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी 3 होंगे। 9 में दिया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त, कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती है। ऑप्शन ए में दिया है 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 7, डी में दिया है 4। तो कितने होते हैं, 7 होते हैं, यानी कि हो गया 9 का ऑप्शन नंबर सी। 10 में दिया है हीलियम कैसा तत्व है। ए में दिया है अक्रिय, बी में दिया है क्रियाशील, सी में दिया है सक्रिय, डी में दिया है उदासीन। तो हीलियम किस प्रकार का तत्व है जी, अक्रिय तत्व है, इनर्ट गैस है। 11 में दिया है, 11 क्वेश्चन में दिया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। इसे अगर मिलेंगे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया।
त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो नाम है डोबेराइनर का त्रिक नियम। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ए में है न्यूलैंड्स, बी में दिया है डोबेराइनर, सी में दिया है मेंडलीव, डी में दिया है मोजले। किसके द्वारा किया गया? डोबेराइनर का द्वारा किया, यानी कि 12 एक ऑप्शन में क्या जाएगा? बी डोबेराइनर। 13 में दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? 18 है, यानी 13 का ऑप्शन में क्या जाएगा? डी। 14 में दिया है सल्फर परमाणु को 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। 16 को जब तोड़ेंगे तो 286 आता है। कितना आता है? 286 आता है। तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 72 कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, यानी क्या? 14 का ऑप्शन में सी 6 होते हैं। 15 में दिया है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है या समूह कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है या समूह कहा जाता है? तो 15 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? ए में दिया है मेंडलीव, बी में दिया है मोजले, सी में दिया है लोथर मेयर, डी में दिया है लुईस पास्चर। तो आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? मोजले द्वारा प्रस्तुत किया, यानी कि 16 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी मोजले के द्वारा। किसके द्वारा जी? मोजले के द्वारा किया गया है। क्लियर। 17 में दिया है कि निम्नलिखित में से तत्वों का सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म कौन प्रदर्शित करता है? तो ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर क्या प्रदर्शित करता है? तो क्लोरीन प्रदर्शित करता है। 18 में दिया है किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान है? तो ए में दिया है लोथर मेयर, बी में दिया है मोजले, सी में दिया है मेंडलीव, डी में दिया है बोर। किसने कहा? आपको मोजले ने कहा, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी मोजले ने कहा। 19 में दिया है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म ऑप्शन ए में दिया है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, ऑप्शन बी में दिया है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ऑप्शन सी में दिया है परमाणु साइज का आवर्त फलन है, डी में दिया है परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। 19 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या का आकार क्या आता है? बढ़ता है कि घटता है? तो क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। 20 का ऑप्शन में हो जाएगा बी। 21 में दिया है वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है फ्रांस, बी में दिया है जर्मनी, सी में दिया है अमेरिका, डी में दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो किससे संबंधित है? तो आपको जर्मनी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। 22 में दिया है मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? मेंडलीव साहब का जन्म कब हुआ था? ए में दिया है 1834, बी में दिया है 1835, सी में दिया है 1836, डी में दिया 1837। तो मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? आपको 1834 में हुआ था, यानी 22 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। क्लियर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करते जाएं और कमेंट्स में करते हुए कैसा लगा वीडियो, ठीक है? जल्दी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 7, डी में दिया है 8। सारे गामा पाधनिसा, यानी कि 23 का ऑप्शन में क्या जाएगा? सी सारे गामा पाधनिसा। 24 में दिया है जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? 24 में दिया है जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन ए में दिया है 60, बी में दिया है 61, सी में दिया है 62, डी में दिया है 63। कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। 24 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी। 25 में दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु की त्रिज्या। क्या पता चलता है? परमाणु की त्रिज्या। 26 में दिया है 1 pm कितने मीटर के बराबर होता है? 1 pm कितने मीटर के बराबर होता है? 1 pm 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। 27 में दिया है कि किसी भी तत्व की संरचना कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी तत्व की संरचना कैसे निर्धारित करती है? ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, बी में दिया है प्रोटॉन की संख्या से, सी में दिया है न्यूट्रॉन की संख्या से और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो किसकी जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। 27 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए। 28 में दिया है
अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए में दिया है लोथर मेयर द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है मेंडलीव द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है डोबेराइनर द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है न्यूलैंड्स, क्योंकि उसका नाम ही है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यानी 28 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। 29 में है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से क्या आवर्तफल होता है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तफल होता है, ये मेंडलीव ने कहा था। यानी कि 29 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी। क्लियर। 30 में है, क्वेश्चन नंबर 30 में है मेंडलीव ने तत्वों की किसके बढ़ते क्रम में सजाया था? मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में सजाया था? तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में सजाया था? तो ऑप्शन ए में दिया है परमाणु संख्या, बी में दिया है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, और सी में दिया है परमाणु द्रव्यमान, डी में दिया संयोजकता। तो क्या रहेगा? परमाणु द्रव्यमान को क्या किया था? बढ़ते क्रम में सजाया था। चलिए 31 में क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस समूह में विशेष तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण गुण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होते हैं? तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है? ऊपर से नीचे आने को बढ़ता है, बढ़ता है। 33 में है, 33वें क्वेश्चन में है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति ऑप्शन ए में दिया है घटती जाती है, बी में दिया है बढ़ती जाती है, सी में दिया है अपवर्तित रहती है, डी में दिया है नियमित रूप से बदलती है। तो क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। 33 में दिया है कोई तत्व ए आवर्त सारणी के समूह बी एवं दूसरे आवर्त का एक सदस्य है तो निम्नलिखित गुणधर्म में कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा, लेकिन कम धात्विक होगा। 34 में है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन हैलोजन है? ए में दिया है फ्लोरीन, बी में दिया है क्लोरीन, सी में दिया है ब्रोमीन, डी में दिया है आयोडीन। तो सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? फ्लोरीन होता है। 35 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो सोडियम ऑक्साइड जो है अधिक क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। 36 में है आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? ए में दिया है सामान्य तत्व, बी में दिया है संक्रमण तत्व, सी में दिया है क्षार धातु, डी में दिया है लैथेनाइट्स। तो क्या कहलाते हैं? आपको क्षार धातु कहते हैं, अल्कली मेटल कहला जाते हैं। 37 में मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 282 होता है, 282 होता है। तो किस समूह का है? तो बाहरी कक्षा में 2 आ रहा है, इसलिए समूह 2 का तत्व है। 38 में दिया है तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसके रासायनिक आचरण समान है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस के दोनों का गुण क्या है? समान है। 39 में दिया है, 39 में दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी संभावना है? यह आधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी संभावना है कि आधात्विक अभिलक्षण प्रदर्शित करता है? आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन, ब्रोमीन। तो क्या करता है? ब्रोमीन। 40 में क्लोरीन के परमाणु की बाध्यता कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो चूंकि आपको पता है क्लोरीन जो है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, 17 को तोड़ते हैं तो 2 8 7 आता है, तो यानी कितनी होगा? 7 होगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आज का आपको केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आप उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो इस तरह का डेली आप VVI ऑब्जेक्टिव टोटल साइंस, संस्कृत, हिंदी जितने भी सब्जेक्ट हैं टोटल का ऑब्जेक्टिव पाने के लिए अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो बने तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक एग्जाम में ला सकें। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।